let me record. So in this class we are going to take the remaining part of जानकीट्स का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। जब आप जानकीट्स के रिमेनिंग पार्ट की बात करते हैं तो याद होगा कि इसके पहले जो हम लोगों ने जानकीट्स को लिया था उसमें उनकी बायोग्राफिकल स्टडी, उनके एज को, अगर जब हम ये बात करते हैं कि जानकीट्स का एज, तो जो रोमांटिक एज है कई बार डिस्कस हुआ था। जब इवन वर्ड्सवर्थ पढ़ा रहे थे उसमें भी बहुत सारी चीजें आई थी। और जानकीट्स को लेकर के अभी कल चूंकि नेटवर्क पुअर कनेक्टिविटी की वजह से वी कुड नॉट रन आवर क्लास, और उसके पहले जो पहला लेक्चर जानकीट्स पर हुआ था उस पर हम लोगों ने जो बात किया था कि वो 31 अक्टूबर 1795 को पैदा हुए हैं और 1821 में उनकी मौत हुई है। सो व्हेन यू गो विद दीज पॉइंट्स की जानकीट्स इतना एक अगर देखा जाए कि अ पोएट ऑफ यंग जनरेशन, जो रोमांटिक एज के जो पोएट्स थे उनमें से यंग जनरेशन से बिलोंग करते हैं, जिसमें आपके जानकीट्स हैं और खुद आपके पीबी शेली हैं, लॉर्ड बायरन है, कॉकनी स्कूल ऑफ पोइट्री से भी आते हैं। सो मेनी थिंग्स यू फाइंड। उसके बाद हम लोगों ने जिक्र किया था कि उनकी माँ जो है 9 साल की उम्र में, जब वो 9 साल के थे तब उनके फादर उनको छोड़ के चले गए। 15 इयर्स की उम्र में उनकी माँ छोड़ के चली गई थी। और मैंने आपको ये बताया था कि वो कैसे जब 15 इयर्स के थे तो अप्रेंटिस एक डॉक्टर के अंडर में वो कर रहे थे, जिस डॉक्टर का नाम क्या था, सर्जन हम्मांड, HAMMOND, सर्जन हम्मांड के अंडर में वो अप्रेंटिसशिप कर रहे थे। और मैंने बताया था कि उनके अपने एक ट्यूटर थे जिनके बेटे ने, जिनका नाम था चार्ल्स काउडन क्लार्क। चार्ल्स काउडन क्लार्क ने उनकी मुलाकात ले हंट से करवाई, और ले हंट के साथ साथ और भी जो लोग हैं, जिनमें से एक बड़ा नाम आपका है बायरन से, इधर पीबी शेली वगैरह से उनकी मुलाकात करवाई। मैंने आपको ये बताया था कि उनकी पोएम्स में आई स्टिप टिप टो है, स्लीप एंड पोइट्री था, ऑल दीज थिंग्स वी फाइंड। और जानकीट्स पैदा लंदन में हुए, लेकिन उनको दफनाया कहा जाता है, रोम में दफनाया जाता है, ये भी पूछा जा चुका था। वो उनकी बिलव्ड थी हेनरी ब्राउन, उनको भी लेकर के हम लोग सॉरी फैनी ब्राउन, आई एम सेइंग हेनरी ब्राउन, फैनी ब्राउन, FANNY, फैनी ब्राउन। मैंने बताया था कि उन्होंने 51 सॉनेट्स लिखा था। और वो अपने एक दोस्त थे जिनका नाम था सीवर्न, उसके साथ इंग्लैंड छोड़कर इटली के लिए जाते हैं 1820 ईस्वी में, तभी उनकी वहां डेथ हो जाती है। और उन्होंने एक एपिटैफ लिखा था जिसकी एक लाइन है, हियर लाइज वन हुज नेम वाज रिट इन वाटर, सच अ थिंग यू फाइंड। कि ये सब चीजें मैं दोबारा ऐसे रिपीट कर दे रहा हूँ। उनका जो वर्क्स आया था जिसमें डेडिकेशन टू ले हंट करके है, आई स्टूड टिप टो अपॉन अ लिटिल हिल, इमिटेशन ऑफ स्पेंसर है, हैप्पी इज इंग्लैंड, स्लीप एंड पोइट्री, इंडीमियन और रोमांस। और जो ये पोयम इंडीमियन रोमांस है, इसको लेकर के हम लोगों ने जिक्र भी किया था कि जो इंडीमियन पोइटिक रोमांस है, ये जो है अगर देखा जाए तो इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर। और एक पोयम जो है थॉमस चैटर्टन को डेडिकेट की गई है। साथ ही साथ इसमें डायना जो मून गॉडेस है, उसका जो लव अफेयर है एक शेफर्ड सिंथिया के साथ, उसके बारे में जिक्र किया गया है। और इसकी जो एक कॉपी थी जो पब्लिशर थे टेलर एंड हेजी, उनके द्वारा इशू किया गया था, इसको भी लेकर के जिक्र, मैं हल्का से एक रिवीजन ऐसे ही कर रहा हूँ। उसके अलावा कुछ और भी चीजें कि उनका एक कलेक्शन ऑफ द पोएम आया था जो 1820 में आया था, कलेक्शन ऑफ द पोएम 1820 में आया था, जिसमें कुछ पोएम थी। लेमिया करके एक थी, लामिया नैरेटिव पोएम है जो हीरोइक कपलेट में थी। इसाबेला आर द पॉट ऑफ बेसिल रहा है, द ईव ऑफ सेंट एग्निस है, ओड टू अ नाइटिंगल है, ओड टू अ ग्रेसियन अर्न है, ओड ऑन साइकी है, फैंसी नाम का पोएम था, ओड टू ऑटम है, ओड टू मेलंकली है, हाइपीरियन, ओथो द ग्रेट एक पोइटिक ड्रामा उनका रहा है, उसको लेकर के बात हम लोगों ने किया था। और आपने भी देखा होगा कि हाइपीरियन को भी लेके बात हुई थी कि हाइपीरियन उनका फ्रेगमेंट्री एपिक है, और इसमें सब्जेक्ट मैटर क्या है, सब्जेक्ट मैटर वॉर है, और साथ ही साथ वार ऑफ द गॉड्स बिटवीन टाइटन्स के बारे में लेके बात किया गया। और जो हाइपीरियन है वो सन गॉड है, हाइपीरियन जो है वो सन गॉड है,
और इसके अलावा जो है आप देखेंगे कि ये क्रिटिक हैं गैरॉड, जिन्होंने कहा था कि हाइपीरियन इज द एपिक ऑफ द रिवोल्यूशनरी आइडिया। ऑल दीज थिंग्स यू फाइंड। खैर वो अपनी जगह है कि थोड़ा सा मैंने एक आपको बैकग्राउंड में ले जाने की कोशिश की है कि हम लोगों ने क्या क्या किया है। और बहुत कॉमन सा पॉइंट है कि व्हेन वी टॉक अबाउट जॉन कीट्स, तो जॉन कीट्स को पोएट ऑफ ब्यूटी कहा जाता है। जॉन कीट्स को किंग ऑफ ड्रामेटिक, किंग ऑफ इंग्लिश ओड भी कहा जाता है। जितना कंट्रीब्यूशन उनका इंग्लिश ओड के लिए रहा शायद किसी का होगा। दिस थिंग्स वी फाइंड। इसके अलावा एक और भी पॉइंट रहा जॉन कीट्स का कि जॉन कीट्स जो है एक ऐसे पोएट थे जिन्होंने निगेटिव कैपेबिलिटी का कॉन्सेप्ट, इगोटिस्टिकल सबलाइम का कॉन्सेप्ट, सो मेनी थिंग्स यू फाइंड कि उन्होंने दिया या उनका अपना कॉन्सेप्ट रहा है। अब यहाँ से आपको ये ध्यान में रखना है कि जो उनके कुछ और वर्क, उसमें क्या क्या चीज पाते हैं। एक पोयम उनका है जिसका नाम है, जिससे आज हम लोगों को डिस्कस करना है, लामिया। ये आप ध्यान से सुनिएगा, मैं छोटे छोटे हिस्सों में करके आप ही लोगों से मैं मुखातिब होऊंगा या उससे पूछूंगा। लामिया जो है, यह जो पोयम है, यह 1820 में आती है, पब्लिश होती है। 1890 में लिखी गई है, 1820 में पब्लिश होती है, और यह दो हिस्सों में है, टू पार्ट्स में है। लामिया जो है कैसी है? लामिया एक उनका पोयम है जो 1819 में लिखी गई है, 1820 ईस्वी में पब्लिश होती है, और यह दो हिस्सों में है, हीरोइक कपलेट में है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट, आपने देखा होगा कि ये जो पोयम है, इसका जो सोर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बर्टन एक राइटर थे, बर्टन की द एनाटॉमी ऑफ मेलंकली से लिया गया है। जो इसका सोर्स है बर्टन की एनाटॉमी ऑफ मेलंकॉली, you find that its source has been taken from Burton's Anatomy of Melancholy 1621 में। और जो लामिया पोयम है, लामिया शोज his intimacy with Spenser, Milton एंड एलिजाबेथस के जो लोग भी राइटर्स थे उनकी इंटीमेसी को दिखाता है। हीरोइक कपलेट में लिखा गया है, लामिया इज अ सरपेंट वुमन। वह सरपेंट वुमन है, इसका मतलब कि वो भी एक, आप कह सकते हैं कि जो इमेजिनेशन किड्स का हो सकता है, जहां तक जा सकता है वहां तक उन्होंने उसको इमेजिन किया है। मैं फिर से बता रहा हूं कि जो लामिया है यह हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। लामिया कब आई है? लामिया 1819 में लिखी गई, 1820 में पब्लिश होती है। इसका जो सोर्स है बर्टन्स का एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, BURTON', बर्टन्स का एनाटॉमी ऑफ मेलंकली है। और बर्टन का जो एनाटॉमी ऑफ मेलंकली है वो 1621 में आया है। दैट इज अनदर थिंग, उसका डेट नहीं ध्यान में रखना, लेकिन सोर्स थोड़ा सा ध्यान में रखना। और ये ध्यान में रखना है कि लामिया हीरोइक कपलेट में लिखी गई है। लामिया के ऊपर जो इन्फ्लुएंस है उस पर स्पेंसर का भी प्रभाव है, मिल्टन का भी प्रभाव है, और एलिजाबेथन जो राइटर्स वगैरह रहे हैं उसका भी। और यह हीरोइक कपलेट में लिखा गया। लामिया क्या है? एक सरपेंट वुमन है, एक सरपेंट वुमन है। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। मैं शिवांगी जी से जानना चाहता हूँ कि शिवांगी जी, लामिया कब लिखी गई है? शिवांगी, गुड इवनिंग। 1820. I'm not asking the publishing date. I am asking when it was written. Sir, 1819. Okay. 1819 में लिखी गई है, और कब पब्लिश हुई है? सर 1820 में पब्लिश हुई है। 1820 में पब्लिश हुई है। ठीक है, म्यूट कर लीजिए, मैं एक एक दो क्वेश्चन तक ही जाऊंगा। चंद्र प्रकाश जी। जी सर। मैं जानना चाहता हूं कि जो लामिया है किसमें लिखी गई है? ब्लैंक वर्ड्स में, हीरोइक कपलेट में, फ्री वर्ड्स में? और लामिया कितने हिस्सों में है? कितने हिस्सों में है? लिखी गई है 2 पार्ट्स में। 2 पार्ट्स में, गुड। लामिया हीरोइक कपलेट में लिखी गई और कितने हिस्सों में? 2 पार्ट में है। और चंद्र प्रकाश जी, जो लामिया है, लामिया का सोर्स क्या है? बर्टन्स एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। बर्टन्स एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। या प्लीज म्यूट, प्लीज म्यूट। रकीम जी। जो बर्टन्स का एनाटॉमी ऑफ मेलंकली है, ये कब पब्लिश हुआ था?
1621, 1622, 1623, 1624। 1621 सर। ओके, 1621 में पब्लिश हुआ था, ठीक है, बहुत अच्छा। और आपसे ही मैं एक और क्वेश्चन जानना चाहता हूँ कि जो लामिया है, जो कि हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, जॉन कीट्स का वर्क है, इसमें किसका किसका इन्फ्लुएंस है, किसका किसका प्रभाव दिखाया गया है? सर स्पेंसर का सर और मिल्टन का सर दिखाया गया। और एलिजाबेथन? हाँ यस सर, एलिजाबेथन एलिजाबेथन का भी पोयट। दिखाया गया। ठीक है, ठीक, ओके, म्यूट कर लिए। डान सिंह जी, डान सिंह जी। जो लामिया है, लामिया इज अ सरपेंट मैन और सरपेंट वुमन? Yes, sir. माय क्वेश्चन इज कि लामिया जो कैरेक्टर Yes, है, sir. इज इट सरपेंट मैन और सरपेंट वुमन? Sir, Serpent Man, sir. सरपेंट मैन है? Sir, Serpent Woman, sir. Sir. सरपेंट वुमन, ठीक है, म्यूट कर लीजिए, म्यूट कर लीजिए, ठीक है। जितने लोगों ने बताया है, मैं फिर से बता दूं कि लामिया 1819 में लिखी गई है, 1820 ईस्वी में पब्लिश हुई है, हीरोइक कपलेट में है, 2 पार्ट्स में है। और जो लामिया है, इट शोज द इंटीमेसी या इट हैज द इन्फ्लुएंस ऑफ स्पेंसर, मिल्टन एंड एलिजाबेथन्स के जो भी अदर राइटर्स है उनका। इसका जो सोर्स है बर्टन्स का एनाटॉमी ऑफ मेलंकली है, एंड लामिया इज अ सरपेंट वुमन। रिमेंबर दैट कि एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जॉन कीट्स की जो भी पोयम्स है उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूटी है, हेलेनिस्टिक ब्यूटी है, और उसमें उन्होंने ग्रीक लीजेंडरी कैरेक्टर्स का भी यूज किया हुआ है। जो भी ग्रीक लीजेंडरी कैरेक्टर्स, गॉड गॉडेस रहे, उनको लेकर के इसमें उन्होंने इसमें ना उनके ज्यादातर वर्क्स में आपको ये देखने को मिलेगा, उसका रेफरेंस वो जरूर देते हैं। और जो जॉन कीट्स हैं, वो किसी भी इंसान को ऑब्लिवियसनेस वाली सिचुएशन में ले जाते हैं, कंप्लीट फॉरगेटफुलनेस, और वो एक ऐसी चीज प्रेजेंट करते हैं, समथिंग दैट इज स्ट्रेंज। और जो भी चीजें रही हैं, आप कह सकते हैं कि स्ट्रेंज है, स्ट्रेंज के अलावा स्टुपेंडस है, मार्वेलस है, उन सब चीजों का भी वो जिक्र करते हैं। यू फाइंड दैट पार्टिकुलर थिंग, उन सब चीजों का भी वो जिक्र करते हैं। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स जो हम देखते हैं या जो हम पाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो जो और लोग हैं डांसिंग के बाद, उनसे मैं कुछ मुखातिब होऊंगा या कुछ क्वेश्चंस मैं उनसे करूंगा, उन सब लोगों को ध्यान में रखना। एक तो सबसे पहला पॉइंट है कि एक उनका ओड टू फैनी, कुछ इंफॉर्मेटिव है, एक एक लाइन के क्वेश्चन है। ओड टू फैनी, जो ओड टू फैनी है, यह एक ओड है जो फैनी ब्राउन को डेडिकेट किया गया है। आपको याद होगा कि फैनी ब्राउन उनकी बिलव्ड का नाम रहा है। तो ओड टू फैनी, दिस इज व्हाट ओड टू फैनी इज अ ओड डेडिकेटेड टू हिज बिलव्ड फैनी ब्राउन, जो उनकी बिलव्ड फैनी ब्राउन को डेडिकेट किया गया है। उसके बाद उनका एक सोनेट है, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। यह जो सोनेट है, इसमें उन्होंने होमर को श्रद्धांजलि दी है। देयर इज अ ट्रिब्यूट टू होमर। एक इंफॉर्मेशन 1 लाइन का ये था, इसको मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं फिर से बता दे रहा हूं कि ओड टू फैनी, FANNY, इट्स एन ओड डेडिकेटेड टू हिज बिलव्ड मिस फैनी ब्राउन। एक उनका जो है सोनेट है, ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। यू फाइंड दैट कि यह पेट्राचन या इटालियन मॉडल ऑफ सोनेट है, और कीट्स ने इसमें ट्रिब्यूट किया है किसको? होमर को। उनका एक वर्क है द ह्यूमन सीजन्स, द ह्यूमन सीजन्स। इसमें जो है शेक्सपियर की एज यू लाइक इट का इन्फ्लुएंस नजर आता है। द ह्यूमन सीजन्स, उसमें यू फाइंड व्हाट? यू फाइंड द इन्फ्लुएंस ऑफ शेक्सपियर्स एज यू लाइक इट, खासकर जो 7 एजेस ऑफ मैन है, तो शेक्सपियर की जो कॉमेडी एज यू लाइक इट है, उसका प्रभाव नजर आता है। अब उनका एक और वर्क है द ईव ऑफ सेंट एग्निस। जो द ईव ऑफ सेंट एग्निस है, 1820 ईस्वी में पब्लिश होती है। द ईव ऑफ सेंट एग्निस
एक ऐसी पोयम है जो स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखी गई है। इसका एटमॉस्फेयर रोमांटिक है। कीट्स जो है is indebted to Isabella Jones for inducement to write on Saint Agnes Eve। इसके लिए कहा जाता है कि कीट्स ऋणी है इसाबेला जोन्स के, खासकर सेंट एग्निस पर लिखने के लिए। इसके अलावा एक और इंफॉर्मेशन है कि इसकी जो हीरोइन है सेंट द ईव ऑफ सेंट एग्निस की जो हीरोइन है मेडलाइन, MADELIN, एक कैरेक्टर मेडलाइन है। मेडलाइन इज द हीरोइन ऑफ द सेंट ईव ऑफ सेंट एग्निस। पारफाइरो उसका लवर है। नाम थोड़ा सा डिफिकल्ट है, मैं ऑप्शन दे दूंगा। पारफाइरो, पारफाइरो उसका लवर है। मेडलाइन जो है क्या है, इसकी हीरोइन है। एक क्रिटिक है ड्रिंक वाटर, जॉन ड्रिंक वाटर क्रिटिक है। उन्होंने कहा है कि द ईव ऑफ सेंट एग्निस मस्ट बी रिकॉर्ड ऑन द होल द मोस्ट स्प्लेंडिड ऑफ कीट्स। कीट्स की यह सबसे शानदार पोयम है। ये बात किसने कही है? जॉन ड्रिंक वाटर ने कही है। इट कंटेन्स 42 स्पेंसरियन स्टैंजाज, इसमें 42 स्पेंसरियन स्टैंजाज है। और सेंट एग्निस एक रोमन गर्ल थी। मैं फिर से आपको बता दूं, मैंने अभी तक जो बताया है द ईव ऑफ सेंट एग्निस, ये कीट्स की एक पोयम है जो 1820 ईस्वी में आती है। किसमें लिखी गई है? स्पेंसरियन स्टैंजा में लिखी गई है। इसका एटमॉस्फेयर कैसा है? रोमांटिक है। कीट्स ने इसको लिखने के लिए ऋणी है। एक इसाबेला जोन्स की वो ऋणी है। मैडलाइन इसकी हीरोइन है। पारफाइरो हीरो है। जॉन ड्रिंक वाटर एक क्रिटिक है जो कहते हैं कि यह कीट्स की सबसे स्प्लेंडिड पोयम है। और यह जो है 42 स्पेंसरियन स्टैंजाज में है। सेंट एग्निस एक लड़की का नाम है। सो यू गॉट द इंफॉर्मेशन। अब मैं सबसे पहले शिवांगी वाजपेयी जी से मुखातिब हूँ। शिवांगी वाजपेयी जी, यस सर। कीट्स ने 61 सॉनेट्स लिखा था। 61 सॉनेट्स में कैन यू टेल मी द नेम ऑफ सॉनेट इन विच ही गिव्स द ट्रिब्यूट टू होमर? सर ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। Okay, on first looking into Chapman's Homer. My second question is that कि Keats dedicated his ode to his beloved Miss Fanny Brown. What was the name of that ode? सर ओड टू फैनी। Ode to Fanny, बहुत अच्छा। Ode to Fanny, Ode to Fanny ने उन्होंने डेडिकेट किया है। One more question. A thing of beauty is a joy forever. किस लाइन, ये लाइन किस पोयम का है? सर आई थिंक इट इज फ्रॉम ईव ऑफ सेंट एग्नेस। फिर से बहुत पॉपुलर लाइन है। ये सर क्वेश्चन आपको एंडीमियन। गलत नहीं सर एंडीमियन। एंडीमियन, एंडीमियन, एग्जैक्टली, गुड, एंडीमियन। इसको गलत कभी नहीं करना है। ऑफन ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ओवर कॉन्फिडेंस में कभी कभार हो जाता है, कोई बात नहीं। प्लीज म्यूट। तो मैंने जो है 3 क्वेश्चन पूछा। मैं किसी चीज को रिपीट इसलिए कर रहा हूँ कि मेरे रिपीट करने से एक तो हो सकता है कि जो रिकॉर्डिंग, जो जवाब जो है शिवांगी जी ने दिया, वो उसकी रिकॉर्डिंग थोड़ा सा साउंड वगैरह का वो हो, तो मैं उसको रिवीजन इसलिए करता हूँ कि ताकि एक बार आप और सुन लें और उसकी रिकॉर्डिंग थोड़ा सा बेहतर हो जाए। तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मैंने इनसे 3 क्वेश्चन पूछा। मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि जॉन कीट्स ने 61 सॉनेट्स लिखा है। उस 61 सॉनेट में से कौन सा सॉनेट है जो कि होमर को ट्रिब्यूट किया गया है? तो दैट वाज ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, जो इन्होंने जवाब दिया। मेरा दूसरा क्वेश्चन था, उनका एक ओड है जो उन्होंने अपनी बिलव्ड फैनी ब्राउन को डेडिकेट किया है, तो इन्होंने कहा कि ओड टू फैनी करके है। मेरा तीसरा क्वेश्चन था कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, यह जो है एक लाइन है, ये किस पोयम की है? तो इन्होंने बताया एंडीमियन की है। जवाब इनका सब कुछ सही था, बट मैं उसको रिपीट कर दे रहा हूँ। मैं अंजलि मैडम से मुखातिब हूँ। मैडम, या ठीक है, गेटिंग योर वॉइस
मैडम सबसे पहला मेरा जो क्वेश्चन है कि वो कौन सी पोयम है जॉन कीट्स का जिस पर आप शेक्सपियर का ड्रामा एज यू लाइक इट का इन्फ्लुएंस पाती है? Sir, that was the Saint of Agnes, the Eve of Saint Agnes. आई एम गिविंग यू ऑप्शन: लेमिया, ओड टू फैनी, सेंट ऑफ द ईव ऑफ सेंट एग्निस एंड द लास्ट इज द ह्यूमन सीजन्स। Sir, the human season. The human season. ओके, द ह्यूमन सीजन सही है। और आपको इसको इस तरह से ध्यान में रखना है क्योंकि इसमें 7 एजेस ऑफ मैन की बात की जाती है। तो जो 7 एजेस ऑफ मैन का जो कॉन्सेप्ट एज यू लाइक इट में है उसी का जिक्र द ह्यूमन सीजन्स में किया गया है। तो जॉन कीट्स का जो वर्क है उसका नाम है द ह्यूमन सीजन्स, और उस द ह्यूमन सीजन्स में आप क्या पाती हैं? इस पार्टिकुलर चीज को आप पाती हैं, द ह्यूमन सीजन्स। ओके, एक और क्वेश्चन आपसे मैडम कि एज यू लाइक इट कब पब्लिश हुआ है? शेक्सपियर का एज यू लाइक इट कब पब्लिश हुआ है? Sir, 1599. ओके, और इस शेक्सपियर के किस प्ले में फॉरेस्ट ऑफ आर्डेन का जिक्र किया गया है? Sir, as you like it. एज यू लाइक इट में। ओके, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है, वो क्वेश्चन ये कि जो उन्होंने लिखा है सोनेट, खासकर ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, उसमें उन्होंने शेक्सपियरियन मॉडल को अपनाया है या पेट्रार्चन मॉडल? Sir, Petrarchan model. Petrarchan model. ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, गुड। तो मैंने अंजलि जी से जो है मैंने 4 क्वेश्चन पूछे हैं, या प्लीज म्यूट मैडम, प्लीज म्यूट। अंजलि जी से मैंने 4 क्वेश्चन पूछे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा ये था कि जो शेक्सपियर का प्ले एज यू लाइक इट है जिसमें जो है किसके बारे में जिक्र किया गया है, जिसमें 7 एजेस ऑफ मैन का जिक्र है, यह कॉन्सेप्ट जॉन कीट्स की किस पोयम में है? तो उसका आंसर उन्होंने बताया द ह्यूमन सीजन्स है, जो 1819 में पब्लिश होती है, और सही है, द ह्यूमन सीजन्स में। फिर मैंने उनसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा था कि एक जो सोनेट ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर है, यह जो सोनेट है इसमें उन्होंने कौन से मॉडल को अपनाया, पेट्रार्चन या शेक्सपियरियन? उन्होंने बताया कि पेट्रार्चन, बिल्कुल सही है। तीसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे, मैंने उनसे ये पूछा था, जो क्वेश्चन किया था कि एज यू लाइक इट जो शेक्सपियर का प्ले है ये कब पब्लिश हुआ? उन्होंने बताया 1599, ये भी सही है। मैंने उनसे एक और उसी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा कि फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का जिक्र किस में किया गया है? तो फॉरेस्ट ऑफ आर्डन का जिक्र भी एज यू लाइक इट में किया गया है। तो ये 4 क्वेश्चन मैंने मैडम से पूछा था। और नाउ मैं अब अपर्णा जी से जानना चाहूंगा। अपर्णा जी, अपर्णा, मेरा जो क्वेश्चन आपसे कि सबसे पहले आप मुझे बताइए कि जो द ईव ऑफ सेंट एग्निस है ये जो है कब पब्लिश हुआ है? सर 1820। ओके, नाइस, 1820 में द ईव ऑफ सेंट एग्निस 1820 में पब्लिश हुआ है। अपर्णा, दूसरा मेरा क्वेश्चन है कि इस पे कौन सा स्टैंजा फॉर्म है आपका? स्पेंसरियन स्टैंजा, चौसरियन स्टैंजा, अटवा राइमा, कौन सा स्टैंजा फॉर्म आप पाती है? सर स्पेंसरियन स्टैंजा। ओके, नाइस, स्पेंसरियन स्टैंजा। और कितने स्पेंसरियन स्टैंजा में ये कंपोज की गई है? जी, 42, 43, 44, 42। ओके, ठीक है, प्लीज म्यूट। या मैंने इनसे क्वेश्चन किया, 3 क्वेश्चन मैंने पूछा। मेरा सबसे पहला क्वेश्चन था कि द ईव ऑफ सेंट एग्निस कब पब्लिश हुआ है? आंसर था 1820 में, सही है। दूसरा क्वेश्चन मैंने इनसे पूछा कि आखिर कौन सी स्टैंजा पैटर्न को फॉलो किया गया है? इन्होंने बताया स्पेंसरियन स्टैंजा पैटर्न, ये भी सही है। फिर मेरा एक क्वेश्चन और था कि इसमें जो है कितने स्पेंसरियन स्टैंजा है? तो इन्होंने आंसर दिया कि 42 स्पेंसरियन स्टैंजा है, ये भी सही है। अब मैं कुछ क्वेश्चन जो है श्वेता मैडम से। श्वेता मैडम, मैडम आवाज मेरी जा रही है? जी, आवाज आपकी हल्की आ रही। खैर मैडम, मैं जानना चाहता हूँ कि जॉन कीट्स ने इसको लिखने के लिए किस एक लेडी की रीडी रहे, उसका क्या नाम है? आइसाबेल आर्चर, आइसाबेला जोन्स।
Sir, Isabella Jones. Sir, Isabella Jones. तो ठीक है, गुड कि आइसाबेला जोन्स के वो रेडी रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन मैडम मेरा है कि मैडलाइन कौन है इसमें, हीरो है कि हीरोइन? Madeline is the heroine, sir. Heroine. मैडलाइन हीरोइन है, ठीक है। तीसरा मेरा क्वेश्चन आपसे है कि पारफाइरो जो है वो क्या है, उसका फादर है, ब्रदर है या लवर है? पारफाइरो हीरोइन का। Her lover. ओके ठीक है, ओके ठीक है, प्लीज म्यूट। तो आई आस्क्ड 3 क्वेश्चन, यहाँ से भी मैंने 3 क्वेश्चन पूछा और मेरा पहला क्वेश्चन ये था कि द ईव ऑफ सेंट एग्निस जो पोयम है, इसके लिए जॉन कीट्स किसके ऋणी रहे हैं, किसको उन्होंने एक तरह से स्वीकार किया है कि मैंने इनके लिए पोयम इनके कहने पे या इस तरह की चीजों रही लिखा। तो इसाबेला जोन्स एक कैरेक्टर, एक लेडी का नाम है, उसके लिए वो बहुत रेडी रहे। दूसरा क्वेश्चन मेरा था कि इसमें एक नाम है मैडलाइन, मैडलाइन कौन है? तो मैडम ने बताया कि मैडलाइन जो है हीरोइन का नाम है। फिर मैंने पूछा उनसे कि पारफाइरो कौन है, तो पारफाइरो के लिए उन्होंने बताया कि पारफाइरो जो है मैडलाइन का लवर है। और अब मैं जो है सारिका मैडम से जानना चाहूंगा। मैडम सारिका मैडम। जी सर। हेलो जी मैडम, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा है कि जो सेंट एग्निस है, सेंट एग्निस वाज शी अ गर्ल या वाज शी अ बॉय? गर्ल मींस मेल और फीमेल। सेंट एग्निस कौन रही है? शी वाज अ गर्ल। ओके, शी वाज अ रोमन गर्ल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि मैडम आपसे ही कि वो कौन से क्रिटिक्स हैं जो ये कहते हैं कि सेंट एग्निस इनका सबसे स्प्लेंडिड वर्क है? आई थिंक ड्रिंक वाटर। या ड्रिंक वाटर, ठीक है, बहुत अच्छा। या प्लीज म्यूट। तो मैंने 2 ही क्वेश्चन इसमें बचा था। मैंने जो है सारिका जी मैडम से 2 क्वेश्चन मैंने पूछा कि कौन कौन सा था। तो एक पहला चीज कि सेंट एग्निस कौन है, शी इज अ रोमन गर्ल। दूसरा चीज कि वो कौन से क्रिटिक है जो ये कहते हैं कि यह इनका स्प्लेंडिड पोयम है। तो जॉन ड्रिंक वाटर का ये कहना था। तो ये इस तरह से 2 चीजें आई है। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, कुछ और इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा और कुछ और भी लोगों से मैं मुखातिब होऊंगा। सबसे पहला चीज की एक स्टेटमेंट है जिसपे आपको ध्यान में रखना है कि कीट्स का जो पहला पोएटिक वॉल्यूम है, जो पहला पोएटिक वॉल्यूम है वो 1817 में आया था। मैं फिर से आपको बता दूं कि जॉन कीट्स का पहला पोएटिक वॉल्यूम 1817 में आया था और उसका नाम था पोयम्स, केवल पोयम्स नाम था। जैसे 1820 में भी पोयम्स के नाम से आता है, ऐसे जो है 1817 में आया था और पोयम्स के नाम से आया था। और ये जो है किसको डेडिकेट है? ले हंट को डेडिकेट है। यह एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह किसको डेडिकेट है? ले हंट को डेडिकेट है। तो कीट्स का सबसे पहला वॉल्यूम जो है कब आया था? 1817 में आया था और किसको डेडिकेट है? ले हंट को डेडिकेट है। दूसरा क्वेश्चन आपको ये ध्यान में रखना है कि एक क्रिटिक है जिनका नाम है फिलिप रॉबिन्सन। फिलिप रॉबिन्सन ने अपनी पोयम द पोएट्स और एंड नेचर में, द पोएट्स एंड नेचर में उन्होंने लिखा है कीट्स इन्फेंसी हैज अ गोल्डन बटरफ्लाई। कीट्स की जो इन्फेंसी है उसमें गोल्डन बटरफ्लाई है। बट इट वॉज बॉर्न ऑफ अ फ्लावर, अ फेरी इंसेक्ट एंड लेड इंडीमियन टू स्ट्रेंज एंड स्वीट एडवेंचर। यह एक बहुत ब्यूटीफुल कमेंट है। इसका मतलब है कि कीट्स ने जब लिखना शुरू किया तो वो एक तरह से बटरफ्लाई, गोल्डन बटरफ्लाई जैसा, जब कीट्स ने पोयम लिखना शुरू किया, शुरू की पोयम जो है उसमें एक उड़ान है, एक फ्रीडम है और वह जो है कहाँ पे जाती है? एकदम फ्री होकर के वो लिखते हैं, गोल्डन बटरफ्लाई जैसी है। लेकिन जैसे जैसे वो लिखना शुरू करते हैं और जब वो इंडीमियन पर पहुंचते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इंडीमियन में अब आई थिंक ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, जब वो इंडीमियन वर्क को करते हैं तो उससे पहले अगर आप देखेंगे कि और चीजों को उन्होंने जन्म दिया। वो कौन कौन सी चीजें हैं? फ्लावर को उन्होंने जन्म दिया, फेरी इंसेक्ट को जन्म दिया और आगे जो है यह इंडीमियन में एक स्वीट एडवेंचर में तब्दील हो जाता है। एक बहुत बेहतरीन कोटेशन मेरी नजर में जो कीट्स की एडमिरेशन में किसने कहा है? फिलिप रॉबिन्सन ने कहा है, सॉरी फिल रॉबिन्सन ने, PHIL, फिल रॉबिन्सन, ROBISON। मैं फिर से जो है एक बार इसको दोहराना चाहूंगा। फिल रॉबिन्सन एक क्रिटिक है
और फिल रॉबिन्सन कहते हैं, क्या कहते हैं कि उनकी एक किताब है जिसका नाम है द पोएट्स एंड नेचर, उसमें उन्होंने कहा कि किड्स इन्फेंसी हैज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इन्फेंसी का मतलब होता है, आप समझ सकते हैं कि इन्फेंट नवजात शिशु होता है, व्हेन यू आर आप मतलब एक शुरुआती स्टेज में जब आपकी राइटिंग हो या आपका जब इमेजिनेशन परवान चढ़ता हो, तो उसमें एक गोल्डन बटरफ्लाई खुद नजर आता है। काफी मेच्योर पोएट के रूप में वो लिखते हैं, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने और भी चीजों को जन्म दिया, फ्लावर को जन्म दिया, फेरी इंसेक्ट को जन्म दिया, और इंडीमियन तक पहुंचते पहुंचते तो उनका कोई जवाब ही नहीं, एकदम स्ट्रेंज एंड स्वीट एडवेंचर को लेकर के वो जिक्र करते हैं। ये बात किसने कही है? फिल रॉबिन्सन ने कही हुई है। उसके अलावा जो है एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कीट्स ने खुद लिखा। कीट्स रोड, आई एम डिसगस्टेड विद लिटरेरी मैन एंड विल नेवर नो एनी अदर एक्सेप्ट वर्ड्सवर्थ। कह रहे हैं कि मैं लिटरेरी मैन से घृणा करने लगा हूँ। आई एम डिसगस्टेड, डिसगस्टेड का मतलब होता है घृणा कर, डिसगहेट करना, कि जो भी, चूंकि मैंने बताया कि जो यंग जनरेशन थे और जो ओल्ड जनरेशन थे उनमें बहुत गैप था रोमांटिक पोएट्स में, और काफी लेग पुलिंग थी। तो उन्होंने कहा, खुद कहा कि मैं लिटरेरी मैन से घृणा करता हूँ, विल नेवर नो एनी अदर, और मुझे लगता है कि मैं वर्ड्सवर्थ के अलावा और किसी को नहीं पहचानूंगा या मैं याद नहीं रख पाऊंगा। विल नेवर नो एनी अदर एक्सेप्ट वर्ड्सवर्थ, नॉट इवन बायरन, इवन बायरन को भी मैं याद नहीं रख पाऊंगा। अगर मैं याद रखूंगा तो किसको याद रखूंगा? केवल और केवल जो है वर्ड्सवर्थ को। ये बात उन्होंने कही हुई है। उसके पहले मैंने आपको बताया था कि कीट्स का एक पोएटिक वॉल्यूम है जो पोएम्स के नाम से 1817 में आया हुआ है, और जिसको किसको डेडिकेट है? ले हंट को डेडिकेट है। उसके बाद आप देखेंगे कि पीबी शेली डिक्लेयर कीट्स इन हिज एडोनाइस। एडोनाइस पहले भी मैंने बताया, सबको पता है कि यह जो है एलिजी है। किसका एलिजी है? पीबी शेली का है। और किसकी मौत पर लिखा गया? जॉन कीट्स की मौत पर लिखा गया। तो पीबी शेली ने एडोनाइस में जॉन कीट्स को क्या कहा है? उन्होंने कहा है द इनहेरिटर्स ऑफ द अनफुलफिल्ड रिनाउन, द इनहेरिटर्स ऑफ द अनफुलफिल्ड रिनाउन। एक ऐसा मतलब इतना बड़ा टाइटल उन्होंने दिया। रिनाउन का मतलब होता है कि मतलब अगर देखा जाए कि प्रसिद्धि के सेंस में, लेकिन निगेटिव, आजकल तो उस टर्म को निगेटिव वर्ड में यूज किया जाता है। उन्होंने कहा कि वो इनहेरिटर्स है, ऐसे लोग जिनको प्रसिद्धि नहीं मिल पाई है, काम किए हुए हैं, उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? उसकी शुरुआत जो है आपका पीबी शेली के ही उस वर्ग, द इनहेरिटर्स ऑफ द अनफुलफिल्ड रिनाउन। कॉम्पटन रिकेट कहते हैं ही रोम्ड लाइक अ यंग हार्स टर्न्ड इनटू अ स्प्रिंग मीडो। उन्होंने क्या किया कि रोम किया यंग हार्स जैसे, और किसमें चले गए? और एक स्प्रिंग मीडो में जाके वो दौड़ते हैं। तो किड्स का ब्यूटी, किड्स का इमेजिनेशन का तो कोई जवाब ही नहीं। उनके यहाँ का जो रोमांस उनका है, जो उनका रोमांटिक विजन है, व्यूज है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। यू कैन जस्ट सी, यू कैन जस्ट इमेजिन। मैथ्यू अर्नोल्ड कहते हैं किड्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम। दिस थिंग कि किड्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम। द क्वार्टरली रिव्यू और ब्लैकवुड मैगजीन फाउंडेड बाय जॉन मरे अटैक्ड इंडीमियन, जो इंडीमियन पर अटैक किया था। मतलब दो जर्नल है, द क्वार्टरली रिव्यू और ब्लैकवुड मैगजीन। ये दो जर्नल हैं जो फाउंडेड बाय जॉन मरे। जो जॉन मरे एक क्रिटिक है, उन्होंने इसको फाउंड किया था, और इसमें जो है इंडीमियन जो पोयम रही है कीट्स की, उस पर काफी अटैक किया गया था। कीट्स का जो लास्ट सोनेट है उसका नाम ब्राइट स्टार। कीट्स का लास्ट सोनेट ब्राइट स्टार है। और टी.एस. एलियट ने कीट्स के लेटर के बारे, कीट्स ने कुछ लेटर लिखा था, उसको लेकर के टी.एस. एलियट कहते हैं कि द लेटर्स आर सर्टेनली द मोस्ट नोटेबल एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एवर रिटन बाय इंग्लिश पोएट। इतना खूबसूरत लेटर जो है कभी किसी इंग्लिश पोएट ने नहीं लिखा जितना खूबसूरत लेटर कीट्स ने लिखा है। और कीट्स का लेटर ही उनकी लिटरेरी थियरी है। अगर कभी भी कीट्स को क्रिटिक के रूप में याद किया जाएगा तो क्यों याद किया जाएगा? केवल और केवल उनके लेटर की वजह से, जो उन्होंने अपने भाई, अपने दोस्त को लिखा है अपने विचारों को लेकर के, तो वो लेटर सुरक्षित है। कीट्स रोट इन हिज लेटर, कीट्स ने अपने लेटर में कहा, आई एम सर्टेन ऑफ नथिंग बट ऑफ द हॉलीनेस ऑफ द हार्ट्स अफेक्शन एंड द ट्रूथ ऑफ इमेजिनेशन, व्हाट द इमेजिनेशन सीजेस एज ब्यूटी मस्ट बी ट्रूथ। उन्होंने कहा कि आई एम सर्टेन ऑफ नथिंग, मैं किसी भी चीज को लेकर सर्टेन नहीं हूं, बट ऑफ द हॉलीनेस ऑफ द हार्ट अफेक्शन,
बल्कि मैं दिल से जो है चाहत रखता हूँ। एंड द ट्रूथ ऑफ इमेजिनेशन, सबसे बड़ी सत्यता मेरे लिए क्या है? इमेजिनेशन है। व्हाट द इमेजिनेशन सीजेस एज ब्यूटी मस्ट ट्रूथ, जो भी इमेजिनेशन सीज करती है वह क्या होना चाहिए? उसमें ब्यूटी नजर आनी चाहिए। तो किड्स ने ब्यूटी को लेकर, ट्रूथ को लेकर, इमेजिनेशन को लेकर काफी बातें की है, काफी कुछ कहा है। सो मैंने कुछ जो है चीजों को आपके सामने रखा है, मैं एक एक करके मैं मनोज शुक्ला जी की फैमिली में उनसे मुखातिब हूँ। मैडम आवाज मेरी जा रही है? जी सर, गुड इवनिंग सर। या गुड इवनिंग। सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो जॉन कीट्स हैं, जॉन कीट्स ने एक स्टेटमेंट कहा है। उनका स्टेटमेंट है कि आई एम डिस्गस्टेड विद लिटरेरी मैन, मैं लिटरेरी मैन से घृणा करता हूँ। एंड विल नेवर नो एनी अदर, और मैं किसी को याद नहीं रखूंगा एक्सेप्ट, केवल एक को। वो कौन है जिसको कहते हैं कि मैं उनको याद रखूंगा? सर विलियम वर्ड्सवर्थ। ओके, विलियम वर्ड्सवर्थ को। इसके अलावा उन्होंने एक और पोएट का उसी स्टेट में नाम लिया है। उन्होंने कहा मैं उनको भी नहीं याद रखूंगा, और वह पोएट उस जनरेशन से बिलोंग करते हैं जिस जनरेशन से जॉन कीट्स हैं, और उनका भी नाम उन्होंने मेंशन किया कि मैं उनको भी नहीं याद रखूंगा। सर बायरन। या ओके, बायरन। सो ये जो स्टेटमेंट है, यहाँ से 3 क्वेश्चन बन रहे हैं। सबसे पहला चीज क्वेश्चन ये बनता है कि यह स्टेटमेंट किसने कहा? आई एम डिस्गस्टेड विद लिटरेरी मैन, मैं लिटरेरी मैन से तो डिस्गस्ट करता हूं। एंड विल नेवर नो, मैं किसी को याद नहीं रखूंगा। एंड अदर एक्सेप्ट वर्ड्सवर्थ, तो वर्ड्सवर्थ को छोड़। उन्होंने किसको कहा? वर्ड्सवर्थ को लेकर के कहा। दूसरा चीज की उन्होंने कहा नॉट इवन टू बायरन, इवन मैं बायरन को नहीं याद रखूंगा। तो 2 नाम आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने 2 लोगों का नाम याद कहा, इसमें मेंशन किया है। एक का नाम कहा है कि मैं याद रखूंगा, और एक को कहते हैं मैं उनको भी नहीं याद रखूंगा। तो ये स्टेटमेंट किसका है? जॉन कीट्स का है। वर्ड्सवर्थ को ध्यान में रखना है, बायरन को ध्यान में रखना है। यह स्टेटमेंट किसने कहा? यह स्टेटमेंट जॉन कीट्स ने कहा, यह ध्यान में रखना है। मैडम आपसे दूसरा क्वेश्चन है कि जॉन कीट्स का पहला पोएटिक वॉल्यूम पोएम्स के नाम से आया था, 1817 में आया था। वो किसको डेडिकेट है? सर ले हंट को। ओके, गुड, नाइस। ले हंट को डेडिकेट है, दैट्स डेडिकेटेड टू ले हंट। गुड, ठीक है मैडम, म्यूट कर लीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा इनसे कि जो पहला पोएटिक वॉल्यूम आया हुआ है जॉन कीट्स का, वो पोएम्स के नाम से आता है, और वह किसको डेडिकेट है? 1817 में आया है, और वह ले हंट को डेडिकेट है। और मैं जो है अनीता जी से मुखातिब हूं। अनीता जी, कंचन मैडम, कंचन मैडम, मैडम आवाज जा रही है? मुझे लग रहा है आज क्या बारिश हो रही है, कई लोग जुड़े थे, छूट रहे हैं, जुड़ रहे हैं। आई डोंट नो कि व्हाट द प्रॉब्लम। सर बारिश बहुत हो रही है। ओके, मुझे लगता है नेटवर्किंग इशू आज बहुत है। खैर, मैडम की भी आवाज नहीं है। मैं फिर से जी, सर आवाज आ रही है? अब आ रही है जी, आ रही मैडम, आवाज आ रही है आपकी। गेटिंग योर वॉइस। ओके, मेरा एक क्वेश्चन है मैडम कि एक बहुत फेमस स्टेटमेंट है जो कहा गया है किसी क्रिटिक के द्वारा। मैं उस स्टेटमेंट को पढ़ूंगा, आपको क्रिटिक का नाम बताना है। वह स्टेटमेंट क्या है? कीट्स इन्फेंसी हैज अ गोल्डन बटरफ्लाई। कीट्स की जो इन्फेंसी है, जब शुरुआती दौर में कीट्स ने पोएम लिखना शुरू किया, तो उस दौर को लेकर के कहते हैं कि उसमें ऑलरेडी गोल्डन बटरफ्लाई नजर आता है उनकी उस पोएम में। जैसे जैसे उनकी पोएम परवास चढ़ती है, आगे बढ़ती जाती है, तो उनकी पोएम में फ्लावर भी नजर आता है, फेरी इंसेक्ट भी नजर आता है, और इंडिमियन तक पहुंचते पहुंचते तो स्ट्रेंज और स्वीट एडवेंचर नजर आता है। यह स्टेटमेंट कीट्स को के बारे में किसने कहा? हु सेड या हु गेव दिस स्टेटमेंट? 2 ऑप्शन है, फिल रॉबिन्सन या फिलिप रॉबिन्सन। हु से? जी सर फिल रॉबिन्सन। ओके, गुड, फिल रॉबिन्सन। फिल रॉबिन्सन। तो
कई बार मैं एक क्वेश्चन रिपीट किया, मैं फिर से एक बार बता दूं कि जो एक स्टेटमेंट है कि जब उन्होंने इन्फेंसी में लिखना शुरू किया तो गोल्डन बटरफ्लाई नजर आती, जैसे जैसे आगे लिखते हैं तो उसमें इंसेक्ट भी है, फेरीज भी है, और इंडीमियन तक पहुंचते पहुंचते तो उनकी पोएम एक अलग दुनिया ही नजर आती जो स्वीट और एडवेंचर है और स्ट्रेंज भी है। साथ ही साथ जो है ये बात किसने कही, फिल रॉबिन्सन ने अपने वर्क द पोएट एंड नेचर में ये बात उन्होंने कही हुई है। ठीक है मैडम। नाउ राजेश जी, राजेश जी Just now I am joining. Yeah. Sir, just now. I was ओके, late. अभी आपने ज्वाइन किया तो कोई बात नहीं, म्यूट योरसेल्फ। मैं फिर से शिवांगी जी से मैं मुखातिब हूँ, मैं शिवांगी जी से के साथ चल रहा हूँ। Yes, sir. शिवांगी जी, कुछ और भी स्टेटमेंट है। सबसे पहला चीज की जो एडोनाइस है, एडोनाइस किसकी रचना है और किसके बारे में ये है? Sir, P.B. Shelley wrote ओके, Adonais. किसके बारे में? Sir, John Keats. जॉन कीट्स के बारे में। ठीक है, पीबी शेली ने लिखा है एडोनाइस जॉन कीट्स के बारे में। इज इट एलिजी, सोनेट, लिरिक, व्हाट इज दिस? Sir, elegy. कौन सी एलिजी? पेस्टोरल एलिजी है, थ्रिनोडी है, मोनोडी है, दर्ज है? Sir, I'm not able to recall. Yeah. Sir. पेस्टोरल एलिजी, पेस्टोरल एलिजी। अब जो एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि इसमें जो है पीबी शेली ने उनको ये कहा है कि ही वॉज द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन, एक ऐसी प्रसिद्धि जो कभी पूरा नहीं हुई, अनफुलफिल्ड रिनाउन। ही वॉज द इनहेरिटर। इनहेरिटर का मतलब उत्तराधिकार में प्राप्त कोई चीज। इनहेरिटेंस ऑफ लॉस, वी.एस. नायपाल का नावल था द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस। तो वो चीज उन्होंने कहा है, द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन। ये जो द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन है, ये किस वर्क में कहा गया है? Sir, Adonais में। एडोनाइस, एग्जैक्टली। ठीक है, मैंने शिवांगी जी से 3 या 4 क्वेश्चन जो इसी से रिलेटेड है एक स्टेटमेंट में, कि सबसे पहला चीज की एडोनाइस क्या है, उन्होंने बताया पेस्टोरल एलिजी है। किसने लिखा है? पीबी शेली ने लिखा है। किसकी मौत पर लिखा गया? जॉन कीट्स की मौत पर लिखा गया। साथ ही साथ ये चीज हुआ कि एक वहां पे स्टेटमेंट दिया गया है, वह स्टेटमेंट है द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन, द इनहेरिटर्स ऑफ अनफुलफिल्ड रिनाउन। ये बात किसने कही है? पीबी शेली ने एडोनाइस में कही है। किसके बारे में कही है? जॉन कीट्स के बारे में कही है। ठीक है, ठीक है, प्लीज म्यूट। मैं चंद्र प्रकाश जी से जानना चाहूंगा। चंद्र प्रकाश जी। जी सर। Who said he romped like a young horse turned into a spring meadow? वह जो है एक यंग हार्ट्स के जैसे अपनी कार्य शुरू किए और फिर एक खुले स्प्रिंग मीडो में जाकर के उन्होंने एक तरह से कहा, पूरा ओपन फील्ड में गए, स्प्रिंग मीडो में गए और खूबसूरत वर्ल्ड क्रिएट किया, या खुल करके उन्होंने लिखा। ये बात किसने कही है? लिग्विस ने कहा है, कैजामिया ने कहा है, या कॉम्पटन रिकेट ने कहा है? कॉम्पटन रिकेट। कॉम्पटन रिकेट ने कहा। गुड। ही रोम्ड लाइक अ यंग हार्ट टर्न्ड इनटू अ स्प्रिंग। एक और क्वेश्चन आपसे ही है कि चंद्र प्रकाश जी की मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि कीट्स हैड फ्लिंट एंड आयरन इन हिम। कीट्स में फ्लिंट और आयरन था। व्हाट डू यू मीन बाय दिस स्टेटमेंट कि उनके उनमें फ्लिंट था और आयरन था? कैन यू एक्सप्लेन इट? सर he want to says his means ki he was like horse, means ki his work is very fantastic at that time in romantic ages. या काफी मजबूत है। एक यंग फ्लिंट एंड हॉर्स, फ्लिंट एंड आयरन, इट रिफर्स टू व्हाट? इट्स अ फ्रेज जो यह रिफर करता है कि बहुत ही स्ट्रांगली और बहुत ही एडवेंचरस, अगर देखा जाए एडवेंचरस का सेंसेशन जैसा वर्ड उन्होंने क्रिएट किया है।
और इमेजिनेशन है, रोमांस है, इन सब चीजों को लेकर के, उनकी ब्यूटी को देख करके उन्होंने कहा कि किड्स हैड फ्लिम एंड आयरन इन हिम, किड्स हैड फ्लिम एंड आयरन इन हिम। बहुत अच्छा आपने एक्सप्लेन किया कि ये सारी चीजें रही हैं। उसके बाद मैं डांसिंग जी, आपको आवाज मेरी जा रही है? Yes, sir. Yes, sir. कैन यू टेल मी द लास्ट सोनेट ऑफ जॉन कीट्स? कीट्स का लास्ट सोनेट क्या था? ब्राइट सन, It was bright star, sir. इट वाज ब्राइट स्टार। नाइस। कीट्स का जो लास्ट सोनेट है उसका नाम ब्राइट स्टार है। अगर ऑप्शन आता है ब्राइट सन, ब्राइट मून, ब्राइट स्काई, ब्राइट स्टार के साथ आपको जाना है, ठीक है। एक मेरा और क्वेश्चन आपसे ही है डांसिंग जी कि किस क्रिटिक ने कहा था कि अबाउट हिज लेटर, द लेटर्स आर सर्टेनली द मोस्ट नोटेबल एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट एवर रिटन बाय एनी इंग्लिश पोएट। जो लेटर्स हैं वह जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इतने खूबसूरत है कि शायद किसी इंग्लिश पोएट ने लिखा हो। ये बात जॉन कीट्स के लेटर के बारे में किस क्रिटिक ने कहा है? टी.एस. एलियट, मैथ्यू आर्नल्ड, टी.एस. एलियट। नाइस, ओके, टी.एस. एलियट ने ये बात कही, ठीक है, टी.एस. एलियट ने ये बात कही हुई, ठीक है। एक क्रिटिक है, मैं उनका नाम लेना चाहूंगा, और रेन वेलेक बड़े क्रिटिक है। रेन वेलेक ने कहा कीट्स वाज हिज ओन पर्सनल वॉइस, कीट्स की अपनी खुद की आवाज थी, कीट्स वाज हिज ओन पर्सनल वॉइस, कीट्स की अपनी आवाज थी, विच शुड नॉट बी ड्रोन्ड इन द जनरल रोमांटिक क्योस, जो रोमांटिक आवाज में दब नहीं जानी चाहिए, डूब नहीं जानी चाहिए। मतलब कि कीट्स का रोमांटिक एज में तो बहुत सारे लोग आए थे, बीबी शेली भी आए हैं, कॉलेज भी आए हैं, बायरन भी आए हैं, गेटे भी थे, वर्ड्सवर्थ भी थे, लेकिन कीट्स का अपना अंदाज अलग था। वो पोएट ऑफ ब्यूटी है, पोएट ऑफ ओड है, हेलेनिस्टिक ब्यूटी का, ग्रीक ब्यूटी का, ग्रीक लेजेंडरी कैरेक्टर्स का, ग्रीक माइथोलॉजी का रेफरेंस देते हैं। ऑल दिस थिंग्स वी फाइंड। तो जो कीट्स हैं उनकी आवाज अपनी खुद की आवाज है, इससे उनकी पर्सनालिटी नजर आती है। वह आवाज जो है और रोमांटिक कवियों के साथ दब ना जाए, मतलब उनके साथ दब ना जाए, बल्कि उसका इंपॉर्टेंस बना रहे। ये बात किसने कही है? रेन वेलेक ने कही हुई है। दूसरा चीज, एक चीज और ध्यान में रखना है कि मैं जो है शिवांगी वाजपेयी जी से मैं जानना चाहूंगा कि मैडम, दो जर्नल का नाम मैंने बताया था कि उस जर्नल में इंडाइमियन नाम की पोयम को क्रिटिसाइज किया गया है। उन दोनों जर्नल का नाम है और जर्नल के एडिटर का नाम आपको बताना है, उसको जिसने फाउंडेड किया था। शिवांगी मैडम। यस सर। जी, टेल मी द नेम ऑफ टू जर्नल्स एंड इट्स फाउंडर, जिसमें इंडाइमियन को क्रिटिसाइज किया था। Sir, I'm not able to recall, sir. Okay, Sorry. okay, doesn't matter. I am giving you now Sir, the quarterly review. Yeah, remember that जो जर्नल है उसका जो नाम था द क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकवुड मैगजीन। दो जर्नल है, द क्वार्टरली रिव्यू एंड ब्लैकवुड मैगजीन। इसके जो फाउंडर थे जॉन मरी, जो फाउंडर थे कौन थे? जॉन मरी। जॉन मरी ने अटैक किया इंडाइमियन को लेकर के। जॉन मरी, JOHN, जॉन मरी, MURRAY, ये चीज रहा है। मैं आपसे ही मैडम जानना चाहूंगा कीट्स के लास्ट सोनेट का क्या नाम था? सर ब्राइट स्टार। ठीक है, ब्राइट स्टार। वो कौन से क्रिटिक हैं जो ये कहते हैं कि कीट्स वाज हिज ओन पर्सनल वॉइस, कीट्स की अपनी खुद की आवाज थी, विच शुड नॉट बी ड्रोन्ड, जो डूब नहीं जाना चाहिए, इन द जनरल रोमांटिक क्यास, जो जनरल रोमांटिक क्यास है उसमें वह डूब ना जाए। ये बात किसने कही थी? सर T.S. एलियट।
Sir, Rain Velek. T.S. Eliot, रेन वेलेक, मैथ्यू आर्नल्ड। Rain Velek. रेनी वेलेक या रेनी वेलेक ने कही थी बात। ठीक है, एक और स्टेटमेंट है, या मैडम प्लीज म्यूट। मैं सारिका मैडम से मुखातिब हूँ। मैडम, मैं जानना चाहता हूँ कि ये किसने लिखा है? आई एम सर्टेन ऑफ नथिंग बट ऑफ द हॉलीनेस ऑफ द हार्ट्स अफेक्शन एंड द ट्रूथ ऑफ इमेजिनेशन। मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि आई एम सर्टेन ऑफ नथिंग, मैं किसी भी चीज के प्रति जो है निश्चितता नहीं रखता, मतलब मुझे किसी भी चीज में बहुत ज्यादा सर्टेनिटी मैं अपनी नहीं दिखाता। सर्टेन ऑफ नथिंग बट ऑफ द हॉलीनेस, मेरे लिए अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो वह क्या है? पवित्रता इंपॉर्टेंट है। और कौन सी? बट ऑफ द हॉलीनेस ऑफ द हार्ट्स अफेक्शन, कि दिल में मोहब्बत होनी चाहिए। दिल की पवित्रता का मतलब कि दिल में मोहब्बत होनी चाहिए एक दूसरे के प्रति, ये बात उन्होंने कहा। एंड द ट्रूथ ऑफ इमेजिनेशन, और हमारी कल्पना में भी सत्यता नजर आना चाहिए। कल्पना में भी सत्यता नजर आना चाहिए। वह ट्रूथ नहीं जो हम लोग अपनी लाइफ में देखते हैं कि कोई बीमार है, कोई परेशान, वो वाली ट्रूथ नहीं। रियलिटी इज अनदर थिंग, रियलिटी इज अनदर थिंग, ट्रूथ इज अनदर थिंग। रियलिटी तो वो है जो हमारे समाज में घटित हो रहा है, हमारी ओपन आई से देखा जा रहा है। ट्रूथ जो होता है, जो सत्य का मतलब सत्य वह चीज है जो पूरी दुनिया में स्वीकार किया जाता है, उसका एक ही रूप होता है, उसका तमाम रूप नहीं होता है, उसका एक ही रूप होता है। कि द सन राइजेस इन द ईस्ट, यह बात सत्य है और यह पूरी दुनिया में स्वीकार की जाती है, यह ट्रूथ है। देयर इज समवन, गॉड है, वह पूरे ब्रह्मांड को चला रहा है, यह ट्रूथ है। तो उन्होंने कहा कि मेरी नजर में क्या चीज इंपॉर्टेंट है? दिल की पवित्रता, और कैसी पवित्रता? जो प्यार से भरा हुआ हो, साथ ही साथ एक ऐसी इमेजिनेशन जिसमें सत्यता हो। व्हाट द इमेजिनेशन सीजेस मस्ट बी ट्रूथ, जो कुछ भी इमेजिनेशन के माध्यम से आए, कल्पना जब मैं करूं और अगर मेरी कलम से कोई चीज निकल करके आए, मैं लिखूं, तो उसमें क्या होना चाहिए? सत्यता होनी चाहिए। ये बात किसने कही? Keats wrote this statement in his letter. ओके, कीट्स ने ये बात कही। नाइस, कीट्स ने ये बात कही है अपने लेटर में, उन्होंने कहा है कि जॉन कीट्स ने ये बात अपने लेटर में कही हुई है। बहुत अच्छा रहा है। तो इस तरह से जो है आपने देखा कि हम लोगों ने एक सेक्शन को कवर किया, कुछ क्रिटिक्स को, कुछ और को। अभी वन मोर क्लास आई विल टेक। मैं बहुत जल्दी नहीं करना चाहता हूँ, ठहर करके सारी चीज़ों को क्लियर करते हुए, क्योंकि जितनी बार मैं आपसे मुखातिब होता हूँ या चीज़ें, तो वो चीज़ें उतना ही वो होती है। ऐसा नहीं कि एक दिन में 100 क्वेश्चन पूछ लिया जाए और वो चीज़ें स्लिप कर जाए, क्योंकि अब इन राइटिंग नहीं है, लिखने का बहुत सारा काम तो आपने कर ही लिया, बुक भी आपके पास है, तमाम और किताबें हैं। वी हैव टू डू एक्सरसाइज, हमें कुछ एक्सरसाइज करना है जिससे चीज़ें बहुत आसानी से हो जाए। मैं छोटा छोटा क्वेश्चन पूछ लूँगा, जो कि कल या पहले की क्लास में जो मैंने क्वेश्चन पूछा था, उसको मैं रिवीजन करवा दूं कि क्या चीज़ें रहा है। मैं मनोज शुक्ला जी की फैमिली से मैं जानना चाहूँगा कि कीट्स का जन्म कब हुआ था? सर 1775 1775। नो सर 1795 1795 1795 में कीट्स पैदा होते हैं 31 अक्टूबर को। उनकी मौत कब होती है? सर 1821 1821। ओके, या जस्ट आई वांट टू नो आपसे ही मैडम, एक और क्वेश्चन है मेरा कि कीट्स ने की उम्र क्या थी जब उनकी माँ ने इस दुनिया को अलविदा कहा? सर ही वाज 9 ईयर ओल्ड। उनके फादर की उम्र क्या थी? सॉरी, उनकी जब उनके फादर इस दुनिया को छोड़ के जाते तब उनकी उम्र क्या थी? सर 15 ईयर ओल्ड। ठीक है, प्लीज म्यूट। राजेश जी। यस सर। मेरा क्वेश्चन आपसे कल उसके पहली क्लास आपने अटेंड किया था, वो किस डॉक्टर के अंडर में जो है उन्होंने अप्रेंटिसशिप किया था? सर्जन हम्माड सर। सर्जन हम्माड के अंडर उन्होंने अप्रेंटिसशिप सीखा था या किया था। और वो कौन से उनके ट्यूटर के बेटे का क्या नाम था जिसने उनको जो है यंग जनरेशन ऑफ पोएट से मिलवाया था, स्पेशली ले हंट से? ले हंट एक क्रिटिक थे, उनसे मिलवाया था। चार्ल्स कॉडन
चार्ल्स काउडन क्लार्क, या चार्ल्स काउडन क्लार्क, या गुड। मैं आपसे ही राजेश जी जानना चाहूंगा कि आई स्टूड टिप टो, स्लीप एंड पोइट्री, ये दो पोयम किसने लिखा है? जॉन कीट्स ने लिखा है, ठीक है, नाइस। उसके अलावा मैं अपर्णा से जानना चाहूंगा कि अपर्णा, जस्ट आई वांट टू नो वन पॉइंट कि जॉन कीट्स जो है, जो उनका जो जन्म हुआ है जॉन कीट्स का, ही वॉज बॉर्न इन लंदन बट डाइड विच कंट्री, मौत उनकी कहाँ पे हुई? अपर्णा, नॉट गेटिंग योर वॉइस। श्वेता मैडम। हेलो जी सर, डेथ रोम में हुई थी। डेथ रोम में हुई थी, ठीक है, रोम इटली में हुई थी। और उनको कहाँ पे, किस सेमेट्री में दफनाया गया था? प्रोटेस्टेंट। ठीक है अपर्णा, अब तुम म्यूट कर लो। आ गया, दो क्वेश्चन आपने बता दिया, प्रोटेस्टेंट सेमेट्री और उनकी डेथ कहाँ हुई थी, वहां पे हुई थी। मैं श्वेता मैडम से मुखाती हूँ। मैडम, जॉन कीट्स ने कितना सोनेट लिखा है? 61 सोनेट। जॉन कीट्स का वो कौन सा सोनेट है? उन्होंने 61 सोनेट लिखा। कौन सा सोनेट है जिसमें होमर को उन्होंने ट्रिब्यूट की दिया है? वो ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। ऑन फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर। आपसे ही एक और क्वेश्चन है मैडम कि उनका जो पोएटिक वॉल्यूम है दूसरा, वो कब आया था? कौन सा था? पोएटिक वॉल्यूम? हाँ, 1819, 20, 21 सेकंड पोएटिक वॉल्यूम। पहला तो 1817 में आया था। हाँ सर, 1820, ठीक। हाँ, यस। 1820, ओके। अंजलि मैडम। श्वेता मैडम आप म्यूट कर ली। अंजलि मैडम। यस सर। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो पोयम इंडीमियन है उसको उन्होंने किसको डेडिकेट किया है? हेलो सर। हाँ, इंडीमियन पोयम जो है जॉन कीट्स ने किसको डेडिकेट किया है? सर चैटरटन। या टॉमस चैटरटन। डेडिकेट टू टॉमस चैटरटन। ठीक है। और ये जो लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर, कहाँ से लिया गया है? सर दिस इज द बिगिनिंग लाइन ऑफ एंडीमियन। ओके ओके। जॉन कीट्स ने अपने किस वर्क को कहा है कि अ ट्रायल ऑफ माई पावर ऑफ इमेजिनेशन? अ ट्रायल ऑफ माई पावर ऑफ इमेजिनेशन। सर एंडीमियन। इंडीमियन को, ओके। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज कि उनका जो इंडीमियन है उसका सब टाइटल क्या है? अ पोएटिक रोमांस। अ पोएटिक रोमांस। प्लीज म्यूट, ओके। मैं फिर से शिवांगी जी से जानना चाहूंगा। मैडम, हेलो। जी, मैडम आप मुझे ये बताइए कि जो आपका इंडीमियन है, उस इंडीमियन में देयर इज अ मून गॉडेस। मून गॉडेस का क्या नाम है? डायना, DIANA, डायना, ठीक है। मून गॉडेस का अफेयर किसके साथ दिखाया गया है? मून गॉडेस का अफेयर किसके साथ दिखाया गया है? सिंथिया। सिंथिया जो एक शेफर्ड है उसके साथ दिखाया गया है। या सिंथिया तो डायना को ही बोला गया है। कॉमन शेफर्ड के साथ दिखाया गया है उसको अफेयर। हाँ, मतलब डायना इज द मून गॉडेस, आल्सो नोन एज सिंथिया। और जो उसका जो है अफेयर इंडाइमियन के साथ दिखाया गया, जो इंडाइमियन जो एक शेफर्ड, इंडाइमियन के साथ। सिंथिया तो उसी का ही नाम है, इंडाइमियन उस शेफर्ड का नाम है, इंडाइमियन के साथ दिखाया गया है। और इसकी जो पहली कॉपी आई थी, कहाँ से आई थी, कौन से पब्लिशर?
टेलर एंड हेजी। ठीक है, ओके। चंद्र प्रकाश जी। जी सर। जो लामिया जो पोएम है 2 हिस्सों में 1820 ईस्वी में आई है। जो लामिया का सोर्स है वो क्या है? उसका सोर्स एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। एनाटॉमी ऑफ मेलंकली, बर्टन्स का एनाटॉमी ऑफ मेलंकली। लामिया में किसका प्रभाव दिखाया गया है? मिल्टन का, स्पेंसर और मिल्टन। जॉन मिल्टन एंड स्पेंसर। ठीक है, जॉन मिल्टन स्पेंसर। लामिया क्या है? सरपेंट मैन है, सरपेंट वुमन है? सरपेंट वुमन। ओके ओके। दान सिंह जी। यस सर। हाइपीरियन जो पोयम है ये क्या है? एपिक है कि फ्रेगमेंट्री एपिक है? सर एपिक है सर। अच्छा ओके, एपिक है सर। एपिक है कि फ्रेगमेंट्री एपिक? यस यस सर। हाइपीरियन फ्रेगमेंट्री एपिक है। और आपसे एक और क्वेश्चन है कि किस क्रिटिक ने कहा कि हाइपीरियन इज द एपिक ऑफ द रिवोल्यूशनरी आइडिया? किस क्रिटिक ने कहा कि हाइपीरियन इज द एपिक ऑफ रिवोल्यूशनरी आइडिया? सर इट वाज फ्रॉम गैरार्ड। गैरार्ड ने कहा। ओके गुड। और इसके अलावा द फॉल ऑफ हाइपीरियन किसने लिखा है? हु रोट द फॉल ऑफ हाइपीरियन? Sir, I don't know about this. The fall of Hyperion is also the work of John Keats. ठीक है, तो आज हम लोगों ने इतना कवर किया है। कल हम लोग जॉन कीट्स पर और बात करेंगे, कल उनके लास्ट क्लास होगी। और वन थिंग आई वांट टू से कि इफ यू वॉच एनीथिंग ऑन माय यूट्यूब चैनल और द पर्टिकुलर लिंक विच आई शेयर with you study material on Teach Mint app, if you go with that link, whatever you watch please leave some comment। YouTube चैनल पे जो भी आप देखते हैं कुछ ना कुछ कमेंट आप लीव कर दीजिए, लाइक डिसलाइक वट एवर यू थिंक, जो भी आप उसको चाहते हैं उसको करिए, बिकॉज यू हैव टू आप कह सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँचे जो है उस पर हो। तो ये मैं नहीं कहता हूँ कि आप अच्छा कमेंट करिए, जो भी आप पाइए उसमें आप कर सकते हैं, आपका फ्रीडम अख्तियार है, उस पर करिएगा। दूसरा चीज मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ज्यादा रिवीजन कराने से ऐसा तो नहीं कि आप लोग को लग रहा है कि इट्स द किलिंग ऑफ टाइम? नो सर, नो सर। बैठे बैठे याद कर ले रहे हैं इतने समय में, मतलब आपने किड्स को इतने अच्छे से रटा दे रहे हैं। ऐसे तो हम लोग अपने आप खुद नहीं कर पाते। हाँ, मतलब एक एक पॉइंट मतलब इतना मतलब माइंड में बैठ जाता है चीज कि हम लोग अपने आप बैठ के लर्न करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक है, इसका मतलब ये प्रोसेस ठीक है, एक अच्छी दिशा में काम चल रहा है। और बाकी आप लोग अपना सर इससे क्या होता है, बहुत चीजें अनकॉन्शियस माइंड में पड़ी रहती है, जब आप बताते हैं ना तो एग्जाम में आएगा तो हम लोग एकदम कर लेंगे करेक्टली। गुड। वो तो और भी अच्छा है सर। सुबह की क्लास का लिंक नहीं आता है। नहीं, अब टीचमेंट ऐप के लोगों ने लिंक बंद कर दिया है, वो नहीं, लिंक का कुछ ऑप्शन ही नहीं दे रहे, उन्होंने लिंक उसका बंद कर दिया। तो आप लोग इससे रिलेटेड जो सीरीज भी स्टार्ट हो जाए, जैसे टीचमेंट पे जो टेस्ट सीरीज होती है। देखिए एक चीज आप ध्यान में रखिए कि जो अभी आप काम कर रहे हैं ये किसी टेस्ट सीरीज से कम नहीं है। सबसे पहला चीज कि ऐसा कोई पॉइंट नहीं है जो कि यहाँ पे बात ना किया जा रहा हो। अगर किड्स से लेकर के बात की जा रही है तो नॉट अ सिंगल पॉइंट यू आर गोइंग टू लीव। मैं इसी चीज को सजा करके रिटन फॉर्म में दूंगा, वो वहां से आएगा, उस पर मैं क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, यही इतना होगा। लेकिन अगर आप ये सोचिए कि बाय द वे अगर अगस्त में आपका पेपर हो गया और इसी पर आप ओरल भी टेस्ट करें और इसी पर अगर आप जो है रिटन टेस्ट भी करें, तो क्या ये संभव हो पाएगा कि पीजीटी के सारे राइटर्स या जीआईसी के सारे राइटर्स को हम एक बार रिवीजन आपको करा पाएंगे? ये तो समझ लीजिए कि
एक रिवीजन का भी प्रक्रिया, प्लस जिन लोगों ने क्लास हमारी पहले नहीं ज्वाइन किए थे, अभी हाल ही में ज्वाइन किए हुए हैं, उन लोगों का ये काम है मतलब उनको लेकर के ये बात चल रही है। तो ये कहीं से अभी ये संभव नहीं